हेलो एवरीवन, आज बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक CFSE यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। नेट गेट सेट कोई भी पेपर उठा लो, इसका क्वेश्चन होगा ही होगा। CFSE समझने से पहले दो स्टेटमेंट लिखते हैं, उसमें से फर्स्ट लिखो वैल्यू ऑफ CFSE विल बी नेगेटिव और जीरो। उसकी वैल्यू या तो नेगेटिव होगी या तो जीरो होगी, कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकती। नेवर पॉजिटिव क्यों नहीं हो सकती, वो आगे देखते हैं। सेकंड, CFSE एसोसिएट विथ थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब समझते हैं किसे हम CFSE एक्चुअल में बोलते हैं। तो जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है मेटल आयन से, जब लिगेंड हमारे जुड़ते हैं, तब मेटल आयन खुद की एनर्जी में से थोड़ी एनर्जी रिलीज कर देता है। क्यों रिलीज कर देता है? क्योंकि अगर वो एनर्जी रिलीज कर देगा तो वो खुद की एनर्जी, जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, वो कम हो जाएगी। अगर पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्प्लेक्स जब फॉर्म होता है तब मेटल आयन खुद की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए एनर्जी रिलीज कर देता है, और जो एनर्जी रिलीज हो रही है इसे ही हम CFSE बोलेंगे। और CFSE जितनी बढ़ेगी, CFSE इंक्रीज होगी, तो एनर्जी रिलीज व्हेन कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड, वो एनर्जी भी बढ़ेगी। अगर वो एनर्जी बढ़ती है, जिसे हम CFSE बोलते हैं, वो बढ़ती है, तो पोटेंशियल एनर्जी यानी कि कॉम्प्लेक्स की खुद की एनर्जी, मेटल आयन की खुद की एनर्जी कम हो जाएगी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। और अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है तो उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। पर कॉम्प्लेक्स के पास दो स्टेबिलिटी होती है, एक तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और दूसरी काइनेटिक स्टेबिलिटी। कौन सी वाली स्टेबिलिटी की यहाँ बात हो रही है? तो यहाँ लिख दिया है CFSE एसोसिएट विथ थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, यानी कि यहाँ पर जो बात हो रही है स्टेबिलिटी, वो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की बात हो रही है। और यहाँ पर हमने लिखा CFSE विल बी नेगेटिव और जीरो। CFSE नेगेटिव होगी या तो जीरो होगी। ऐसा क्यों? यहाँ पर जो रिलीज हो रही है वो हम नेगेटिव से शो करते हैं, यानी कि नेगेटिव का मतलब ये है कि यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है। और कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा तब वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एनर्जी ऑलवेज रिलीज करेगा, और अगर रिलीज करता है तो साइन नेगेटिव आएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें से हायर CFSE की वैल्यू कौन सी है, हायर CFSE वैल्यू कौन सी है, और ऑप्शन दिए जाए A 0.0 किलो कैलोरी पर मोल, B है -180 किलो कैलोरी पर मोल, C है 80 किलो कैलोरी पर मोल, और D है -360 किलो कैलोरी पर मोल। अगर आपसे चूज करने को बोले कि कौन सी वैल्यू है CFSE की जो हायर है, तो पहले तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, वो तो आएगी ही नहीं। ये तीन वैल्यू CFSE की पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि CFSE की वैल्यू जीरो होगी या तो नेगेटिव होगी, पॉजिटिव कभी होगी ही नहीं। तो इसमें से कौन सी वैल्यू हायर है वो देखना है। तो आपको बता देता हूं कि जो वैल्यू नेगेटिव में ज्यादा होगी वहीं CFSE ज्यादा होगी, यानी कि इसमें 360 की वैल्यू है, 360 किलो कैलोरी पर मोल, ये ज्यादा CFSE है। ये नेगेटिव साइन है, वो सिर्फ इतना शो करती है कि यहाँ पर रिलीज एनर्जी है, वो रिलीज हो रही है। अब सब लोग अपनी अपनी पेन साइड पर रख देंगे और सिर्फ
यहाँ पर समझना है। अब हम समझ रहे हैं CFSE फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए CFSE की वैल्यू कैसे निकालें वो हम सीखने वाले हैं। और ऑक्टाहेड्रल में d ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग कैसे होता है वो आपको पता है। d ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग T2g और Eg में होता है। T2g की एनर्जी -0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल जितनी कम हो जाएगी और Eg की एनर्जी है वो +0.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल जितनी बढ़ जाएगी। और ये दोनों के बीच का गैप है, इसे हम बोलते हैं डेल्टा ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी। तो CFSE किसे बोलते हैं? यहां पर ये एनर्जी ऑफ आइसोट्रोपिक फील्ड यानी कि यहां पर कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं हुआ है। और ये क्या है? तो एनर्जी ऑफ लिगेंड फील्ड है। और एनर्जी ऑफ आइसोट्रोपिक फील्ड अभी कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं हुआ है। अब कॉम्प्लेक्स यहां पर फॉर्म हो गया तो ये एनर्जी स्टेट में से ये एनर्जी स्टेट जब आती है तब कुछ एनर्जी रिलीज हो गई होगी, उसे ही हम CFSE बोलते हैं। यानी कि हमें CFSE फाइंड करनी है तो CFSE इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ लिगेंड फील्ड माइनस एनर्जी ऑफ आइसोट्रोपिक फील्ड। अभी कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं हुआ था, मतलब मेटल आयन की कुछ स्टेट है एनर्जी की, उसे हमने बोला एनर्जी ऑफ आइसोट्रोपिक फील्ड। और कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया उसके बाद की जो एनर्जी स्टेट है इसे हम बोले हैं एनर्जी ऑफ लिगेंड फील्ड। अगर एनर्जी ऑफ लिगेंड फील्ड से एनर्जी ऑफ आइसोट्रोपिक फील्ड बात करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा नेगेटिव में आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर एनर्जी ऑफ आइसोट्रोपिक फील्ड है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। किससे? एनर्जी ऑफ लिगेंड फील्ड से। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी स्टेट में से ये एनर्जी स्टेट आएगी, कुछ एनर्जी रिलीज हो गई होगी और इसे ही हम CFSE बोलते हैं। इसीलिए ही पहला स्टेटमेंट लिखवाया था कि CFSE है वो नेगेटिव होगी या तो जीरो होगी, कभी भी पॉजिटिव नहीं आ सकती। और अब बात करें एनर्जी ऑफ लिगेंड फील्ड की, तो एनर्जी ऑफ लिगेंड फील्ड निकालना है हमें। तो T2g में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उससे -0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल मल्टीप्लाई कर देंगे और Eg में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसे +0.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल से मल्टीप्लाई कर देंगे। लिख देते हैं -0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2g प्लस उससे क्या प्लस करना है तो ये वाला +0.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg प्लस MP यानी कि M इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेयर एंड P इज इक्वल टू पेयरिंग एनर्जी। तो इसमें से डेल्टा कॉमन निकाल ले तो बन जाएगा -0.44 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2g प्लस 0.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल कॉमन निकल गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg डेल्टा ऑक्टाहेड्रल कॉमन प्लस MP। और लिख देते हैं कि यहां पर जो डेल्टा ऑक्टाहेड्रल है वो स्प्लिटिंग एनर्जी है, स्प्लिटिंग एनर्जी है। और N T2g यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2g और NEg है, इसका मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg। और M इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेयरिंग और P इज इक्वल टू है पेयरिंग एनर्जी। पेयर होने के लिए, इलेक्ट्रॉन की पेयर होने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायर होती है उसे हम बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। तो यहां पर नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन लिखे हैं। यहां पर हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए बात करेंगे। हाई स्पिन यानी कि वीक फील्ड यहां पर लो स्पिन के लिए यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड।
और हाई स्पिन की कंडीशन आपको पता है क्या है, पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, और लो स्पिन के लिए पेयरिंग एनर्जी इज लेस देन डेल्टा ऑक्टाहेड्रल होता है, वो आप सीख चुके हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन D1 के लिए बात करें तो T2G1 Eg0, T2G2 Eg0, T2G3 Eg0। अब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, यानी कि पेयर होने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो प्रीफर करेगा डेल्टा ऑक्टाहेड्रल को पार करने का, यानी कि T2G में से इलेक्ट्रॉन अब चला जाएगा Eg में, तो T2G3 Eg1, T2G4 T2G3 Eg2, Eg हाफ फील्ड हो गई। अब फिर से इलेक्ट्रॉन आएगा T2G में, तो बनेगा T2G4 Eg2, T2G5 Eg2, T2G6 Eg2, T2G फुल हो गई। अब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ऊपर Eg में, यानी कि T2G6 Eg3, T2G6 Eg4 दोनों कंप्लीट हो गई। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लो स्पिन के लिए लिखते हैं, और इसमें डेल्टा ऑक्टाहेड्रल ज़्यादा है, मतलब पहले पूरी की पूरी T2G भराएगी, उसके बाद Eg देख लेते हैं। T2G1 Eg0, T2G2 Eg0, T2G3 Eg0, T2G4 Eg0, T2G5 Eg0, T2G6 Eg0। अब T2G फुल हो गई। अब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा Eg में, अब पूरी Eg भरेगी। T2G6 Eg1, T2G6 Eg2, T2G6 Eg3, T2G6 Eg4। ये हम कल के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ऐसा क्यों होता है, हाई स्पिन लो स्पिन, ऐसे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्यों आती है, वो सब अगले लेक्चर में, पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब हमें देखना है CFSE की वैल्यू। तो पहले सिर्फ हाई स्पिन के लिए देखते हैं। तो लिगैंड फील्ड की CFSE हमें निकालनी है, एनर्जी निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा, T2G में जितने इलेक्ट्रॉन है उसे हम -0.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस Eg में जितने इलेक्ट्रॉन है उसे हम +0.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमारी d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आता है तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, तो इसका एक का मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसके साथ, मतलब इसकी एनर्जी आएगी, लिगेंड फील्ड की एनर्जी आएगी -0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। सेकंड इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तो इसकी एनर्जी आएगी -4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल इंटू 2, यानी कि 0.8 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। थर्ड इलेक्ट्रॉन आता है तो ये हुआ थर्ड इलेक्ट्रॉन, और थर्ड इलेक्ट्रॉन में -0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल इंटू 3, यानी कि 1.2 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। अब जो आने वाला है इलेक्ट्रॉन वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब ऊपर चला जाएगा, ये आ गया ऊपर, यानी कि यहां पर कितनी एनर्जी थी टोटल, -1.2 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, अब उसमें +6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल ऐड हो जाएगी, मतलब ये हुआ कि रिजल्टेंट हमें -0.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल मिलेगी। दूसरा इलेक्ट्रॉन अब आता है तो यहां पर आएगा और ये यहां पर आएगा। अब इसका देखें तो 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इंटू 0.4 -1.2 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, 2 इंटू +0.6 यानी कि +1.2 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, यानी कि 0.0 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। अब क्या होगा, अब जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो यहाँ पर पेयरिंग करेगा, और पेयरिंग कर रहा है तो यहाँ पर भी पेयर होगा। तो अब एनर्जी देखेंगे
तो एनर्जी आएगी। अब जब हाफ फील्ड हो गई तब तो पूरा का पूरा जीरो हो गया, सामने सामने जीरो हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब -0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, इसकी होगी -0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। अब जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो फिर से T2G में आएगा, तो इसकी एनर्जी -0.8 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। उसके बाद -1.2 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अभी भी T2G में आ रहा है। अब इलेक्ट्रॉन जाएगा ऊपर। अभी तक जो CFSE बढ़ रही थी अब कम होगी, क्योंकि यहाँ पर प्लस वैल्यू आ रही है। कितनी कम होगी? तो -0.6 कम होगी, यानी कि -0.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल और 0.0 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। पर ये दोनों, ये जितनी वैल्यू है और ये वैल्यू है वो सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? क्योंकि जब 6th इलेक्ट्रॉन था वो यहां पर आ रहा था, तो यहां पर पेयरिंग हो जा रही थी। मतलब ये बात करते हैं 6 इलेक्ट्रॉन के लिए, ये 5 इलेक्ट्रॉन फुल हो गया। अब 6ठा इलेक्ट्रॉन आता है, तब यहां पर एक पेयर आती है और इसे हम यहां पर मेंशन करना पड़ेगा। यानी कि इसकी बात करें तो +1p, और दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है तो यहां पर 2p, बाद में 3p, यहां पर आएगा तो 1 2 3 4, 4p, 1 2 3 4 5, यानी कि +5p। ये हुई हमारी लिगेंड फील्ड की एनर्जी। अब बात करते हैं आइसोट्रोपिक फील्ड की, और आइसोट्रोपिक फील्ड में सिर्फ और सिर्फ पेयरिंग एनर्जी ही आएगी। अगर हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है तब तक इसमें कहीं पर भी पेयरिंग एनर्जी नहीं आएगी, मगर 6th इलेक्ट्रॉन आता है तब एक पेयर मिलेगी, यानी कि यहाँ पर एनर्जी होगी 1p, यहाँ पर 2p, यहाँ पर 3p, ये इसकी बात कर रहा हूँ 1 2 3, ये 3p, यहाँ पर 4p और ये 5p। अब करना क्या है? हमें मिल गया एनर्जी ऑफ लिगेंड फील्ड, एनर्जी ऑफ आइसोट्रोपिक फील्ड। अब जो हमारा लिगेंड फील्ड है उसमें से आइसोट्रोपिक फील्ड की एनर्जी रिमूव कर देनी है, यानी कि हमें फाइनल CFSE मिलेगी। तो इसमें से कुछ ना रिमूव कराया जाए तो ये होगा 0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, ये होगा -0.8 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, ये होगा -1.2 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, ये -0.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, और यहाँ पर 0.0 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। पर अब आइसोट्रोपिक फील्ड में भी पेयर आ रही है और यहाँ पर भी पेयर आ रही है, तो पेयर इसमें से रिमूव करवा देंगे। -0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल प्लस 1p में से 1p रिमूव हो जाएगा, तो आ जाएगा -0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। क्योंकि यहाँ हमने लिखा है CFSE इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ लिगेंड फील्ड माइनस एनर्जी ऑफ आइसोट्रोपिक फील्ड, और वो वैल्यू हमें नेगेटिव में या तो 0 मिलेगी, कभी भी पॉजिटिव नहीं मिलेगी। -0.8 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल प्लस 2p में से 2p निकाल दे तो -0.8 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल मिल जाएगा, -1.2 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, -0.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, और ये हो जाएगा 0.0 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। तो ये हुई हमारी फाइनल CFSE की वैल्यू। अगर आपसे पूछा जाए कि D7 के लिए D7 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन के लिए कितनी वैल्यू होगी, तो आपको पहले ये निकालना है, बाद में ये निकालना है, और इसमें से ये माइनस करके आपको फाइनल CFSE की वैल्यू ये मिलेगी। अगर याद रखना, अगर हमारे पास हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें कभी भी पेयरिंग एनर्जी नहीं आएगी, और टेट्राहेड्रल तो हाई स्पिन होता ही है, इसलिए उसमें तो कभी पेयरिंग एनर्जी आएगी ही नहीं। पेयरिंग एनर्जी सिर्फ यहां पर ही आएगी। देख लेते हैं कैसे। यहां से मैं इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता हूं, क्योंकि हमें आगे समझने के लिए ज़रूरत पड़ने वाली है।
अब हम आइसोट्रोपिक फील्ड और लिगेंड फील्ड दोनों की एनर्जी एक साथ में ही लिखेंगे। अच्छी तरह से ध्यान देना है आपको। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन डी इलेक्ट्रॉन D1 के लिए बात करें तो D1 यहां पर आएगा आइसोट्रोपिक फील्ड में, ये लिगेंड फील्ड में यहां पर आएगा। लिगेंड फील्ड में की एनर्जी देखें तो 1 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, यानी कि -0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल लिगेंड फील्ड की होगी एनर्जी। और आइसोट्रोपिक फील्ड में पेयरिंग नहीं हो रही है, मतलब इसकी एनर्जी कुछ नहीं है। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन आएगा तो सेकंड इलेक्ट्रॉन यहां पर आता है, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, मतलब 0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल माइनस 0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। और आइसोट्रोपिक फील्ड में पेयरिंग नहीं हो रहा है, मतलब कुछ नहीं, एनर्जी कुछ नहीं है। थर्ड इलेक्ट्रॉन, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, ये भी यहां पर आएगा, तो 3 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, यानी कि -1.2 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। और यहां पर पेयरिंग नहीं हो रहा है, मतलब कुछ नहीं है एनर्जी। पर अब बात करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन है आइसोट्रोपिक फील्ड में यहां पर आएगा और लिगेंड फील्ड में एक पेयरिंग मिलेगी, मतलब लिगेंड फील्ड की एनर्जी लिखनी है तो -0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल इंटू 4, यानी कि -1.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल प्लस 1p। यहां पर 1 पेयरिंग आएगी, जो यहां पर अभी तक पेयरिंग नहीं हो रही है, मतलब यहां पर पेयरिंग एनर्जी कुछ नहीं है। ये मैं अलग पेन से लिख रहा हूं, यहां पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। यहां पर एक पेयरिंग हो जा रही है लिगेंड फील्ड में। अब देखते हैं पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए 5 इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, मतलब यहां पर 5 इंटू 0.4, यानी कि -2.0 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल प्लस 2 पेयरिंग हो रही है और आइसोट्रोपिक फील्ड में एक भी पेयरिंग नहीं हो रही है, मतलब इसकी CFS ही लिखेंगे तो आएगा -2.0 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल प्लस 2p। और आइसोट्रोपिक फील्ड में तो अभी तक एक भी पेयरिंग नहीं हो रही है। अब जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर पेयरिंग करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, आइसोट्रोपिक फील्ड में एक पेयर आई और यहां पर 3 पेयर आ गई, तो 6 इंटू 0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, यानी कि -2.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, -2.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल प्लस 3p। और आइसोट्रोपिक फील्ड की बात करें तो अब एक पेयरिंग आ गई है, तो यहां पर लिखना पड़ेगा 1p। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो नया इलेक्ट्रॉन आता है यहां पर दूसरी पेयरिंग आ जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा यहां पर, मतलब इसका कितना था 6 इंटू -0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, तो हो गया था 2.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, उसमें से प्लस 0.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल निकाल देंगे, यानी कि ये हुआ हमारा -1.8 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल प्लस 3p। अब पेयरिंग यहां पर नहीं हो रही है, पर यहां पर 2p आ गया है, इसका मतलब यहां पर आएगा आइसोट्रोपिक फील्ड में 2p। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, ये हो गया इलेक्ट्रॉन ऐड। यहां पर 3p आ गई, पर यहां पर तो 3 की 3 ही पेयरिंग हो रही है, मतलब इसका CFS ही आएगा 6 इंटू -0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, यानी कि -2.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल प्लस 2 इंटू 0.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, यानी कि 1.2 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। और ओवरऑल वैल्यू देखें तो ये हो जाएगी 1.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल प्लस टोटल नंबर ऑफ पेयर देखें तो 3 है, तो यहाँ आएगी 3p। 1.4 नहीं 1.2 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। और यहाँ पर देखें तो टोटल नंबर ऑफ पेयर इज इक्वल टू 3 है, यानी कि आइसोट्रोपिक फील्ड में 3p है। आगे बढ़े, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करें तो यहां पर 4p आ गया, पर अब यहां पर भी पेयरिंग स्टार्ट हो गया है,
मतलब यहाँ पर भी 4p, यहाँ पर भी 4p। इसकी एनर्जी देखें तो इसकी एनर्जी आएगी -0.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल प्लस 4p, और आइसोट्रोपिक फील्ड की एनर्जी देखें वहां पर भी 4p है, और लास्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो यहाँ पर 5p है, इसकी एनर्जी 5p और इसकी एनर्जी टोटल यहाँ -0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल इंटू 6 करेंगे तो आएगा 2.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल -2.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, और +0.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल इंटू 4 करेंगे तो आएगा +2.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। इसका मतलब पूरा 0 हो जाएगा, तो इसकी CFEC आएगी 0.0 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल और आइसो प्लस 5p, और आइसोट्रोपिक फील्ड की एनर्जी आएगी 5p। अब क्या करना है, अब ये लिगेंड फील्ड है उसमें से आइसोट्रोपिक फील्ड की एनर्जी रिमूव कर देनी है, तो हमें मिल जाएगी CFEC, यानी कि इसमें से कुछ ना रिमूव करें -0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, इसमें से कुछ ना रिमूव करें, यहाँ पर 0.4 नहीं 0.8 होगा, यहाँ पर कुछ नहीं रिमूव करें तो ये हो जाएगा -0.8 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, ये हो जाएगा -1.2 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, ये हो जाएगा उसमें -1.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल प्लस 1p, इसका -2.0 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल प्लस 2p। इसके लिए यहां से देखो, यहां 3p थी, यहां पर 1p थी, मतलब -2.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल -3p -1p, यानी कि 1p चली गई तो बन जाएगा 2p। इसके लिए देखें, रेड पेन से लिख रहा हूं, इसका हो जाएगा -2.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल प्लस 2p, यहाँ 3p है उसमें से 2p निकल जाएगा, -1.8 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल -1p बच जाएगी, यहाँ 3p है रिमूव हो गई, मतलब बच जाएगा -1.2 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, इसके लिए -0.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, इसके लिए 0.0 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। ये आ गई हमारी लो स्पिन के लिए CFEC वैल्यू। अब आपको थोड़ा बहुत पता चलने लगा होगा। अब देखते हैं CFEC फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और टेट्राहेड्रल में आपको पता है कि यह है आइसोट्रोपिक फील्ड, एनर्जी ऑफ आइसोट्रोपिक फील्ड, इसका स्प्लिटिंग E और T2 में होता है, यह है इनके बीच का गैप जिसे हम डेल्टा टेट्राहेड्रल बोलते हैं। ये E की एनर्जी -0.6 डेल्टा टेट्राहेड्रल जितनी कम हो गई होगी, और T2 की एनर्जी +0.4 डेल्टा टेट्राहेड्रल जितनी बढ़ गई होगी। और CFEC की बात करें तो CFEC इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ लिगेंड फील्ड माइनस एनर्जी ऑफ आइसोट्रोपिक फील्ड, और एनर्जी ऑफ लिगेंड फील्ड लिखनी है, एनर्जी ऑफ लिगेंड फील्ड, तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उसे -0.6 डेल्टा टेट्राहेड्रल से मल्टीप्लाई कर देंगे, -0.6 डेल्टा टेट्राहेड्रल इंटू n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन E प्लस 0.4 डेल्टा टेट्राहेड्रल इंटू n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2, यानी कि प्लस mp। इसमें से डेल्टा टेट्राहेड्रल कॉमन निकाल लें तो -0.6 इंटू n नंबर ऑफ E इलेक्ट्रॉन प्लस 0.4 डेल्टा टेट्राहेड्रल को कॉमन निकाल लिया इंटू n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2, और डेल्टा टेट्राहेड्रल प्लस mp। वह लिख सकते हैं यहां पर डेल्टा टेट्राहेड्रल इज इक्वल टू स्प्लिटिंग एनर्जी है, और ये जो Ne है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन E, और T2 है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2। m इज इक्वल टू
m इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और p इज इक्वल टू पेयरिंग एनर्जी है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की हमें पता है कि यहाँ पर ऑलवेज वीक फील्ड ही होगा और ऑलवेज वो हाई स्पिन होगा, इसलिए इसकी पेयरिंग एनर्जी है वो ज़्यादा ही होगी डेल्टा ऑक्टाहेड्रल से, और पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो यहाँ पेयरिंग होने की कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। देखते हैं कैसे होता है। पहले इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख ले। तो यहां पर E1 T2 0, E2 T2 0, E हाफ फील्ड हो गई। अब इलेक्ट्रॉन T2 में चला जाएगा तो E2 T2 1, E2 T2 2, E2 T2 3, T2 भी हाफ फील्ड हो गई। फिर से इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएगा, मतलब E3 T2 3, E4 T2 3, E फुल हो गई, तब इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, मतलब E4 T2 4, E4 T2 5, E4 T2 6। ये हो गई इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। अब देखते हैं एनर्जी। अगर हमारे पास लिगेंड फील्ड की एनर्जी पहले देखते हैं। अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, उसकी एनर्जी होगी -0.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, सॉरी टेट्राहेड्रल। इसका मतलब -0.6 डेल्टा टेट्राहेड्रल अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो। और आइसोट्रोपिक फील्ड में इसकी एनर्जी कुछ नहीं होगी। दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है तो ये आ गई यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पर आएगा, मतलब ये हो गई E2 T2 0, सेकंड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका टोटल एनर्जी है लिगेंड फील्ड की वो है -1.2 डेल्टा टेट्राहेड्रल, और लिगेंड आइसोट्रोपिक फील्ड में कुछ एनर्जी होगी नहीं। थर्ड इलेक्ट्रॉन आता है तो यहाँ पर आएगा -0.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल इंटू 2, यानी कि 1.2 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल -1.2 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल प्लस 0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, यानी कि -0.8 डेल्टा टेट्राहेड्रल। और आइसोट्रोपिक फील्ड में कुछ एनर्जी नहीं होगी। D4 की बात करें तो यहां पर इलेक्ट्रॉन आएगा, ये यहां पर इलेक्ट्रॉन आएगा, -0.6 डेल्टा टेट्राहेड्रल प्लस 0.8 डेल्टा टेट्राहेड्रल, यानी कि बच जाएगा -0.4 डेल्टा टेट्राहेड्रल, 4 डेल्टा टेट्राहेड्रल, यहां पर कुछ नहीं होगा। अब आते हैं पांचवा इलेक्ट्रॉन, ये 5, यहां पर हो गया -1.2, यहां पर हो गया +1.2, यानी कि 0.0 डेल्टा टेट्राहेड्रल, और पेयरिंग एनर्जी यहां पर आइसोट्रोपिक फील्ड में भी कुछ नहीं होगी। अब स्टार्ट होगी पेयरिंग एनर्जी। अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन आता है तो आइसोट्रोपिक फील्ड में आ गई 1p, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर आएगा, मतलब इसकी एनर्जी होगी -0.6 डेल्टा टेट्राहेड्रल प्लस 1p, यानी कि ये आ गई -0.6 डेल्टा टेट्राहेड्रल प्लस 1p। और आइसोट्रोपिक फील्ड की बात करें तो उसमें भी 1p आएगी। अगला इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये यहां आएगा, यहां पर 2p, यहां पर भी 2p, मतलब इसकी एनर्जी होगी -1.2 डेल्टा टेट्राहेड्रल प्लस 2p, यहां पर भी आइसोट्रोपिक फील्ड में भी 2p। D8 के लिए देखें तो यहां पर 3p, यहां पर भी 3p, 1 2 3, एनर्जी आएगी -0.8 डेल्टा टेट्राहेड्रल प्लस 3p, आइसोट्रोपिक फील्ड में भी 3p एनर्जी होगी। आगे चलेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगा, ये यहाँ पर आएगा, मतलब एनर्जी यहाँ पर 4p, यहाँ पर भी 4p, -0.8 डेल्टा टेट्राहेड्रल प्लस 4p, आइसोट्रोपिक फील्ड में भी 4p है। और अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आता है तो 5p, यहाँ पर भी 5p, और 0.0 डेल्टा टेट्राहेड्रल,
0.0 डेल्टा टेट्राहेड्रल प्लस 5p और यहाँ पर भी 5p। अब हमें करना है लिगेंड फील्ड, एनर्जी ऑफ लिगेंड फील्ड माइनस एनर्जी ऑफ आइसोट्रोपिक फील्ड। तो नेट CFSE हमें मिलेगी -0.6 डेल्टा टेट्राहेड्रल माइनस 1.2 डेल्टा टेट्राहेड्रल माइनस 0.8 डेल्टा टेट्राहेड्रल माइनस 0.4 डेल्टा टेट्राहेड्रल 0.0 डेल्टा टेट्राहेड्रल और यहाँ पर 1p निकल गई, मतलब 0.6 डेल्टा टेट्राहेड्रल और यहाँ पर माइनस 1.2 डेल्टा टेट्राहेड्रल और यहाँ पर 3p कैंसल, यानी कि माइनस 0.8 डेल्टा टेट्राहेड्रल, 4p कैंसल, माइनस क्या हुआ यहाँ पर 4 आएगा, माइनस 0.4 डेल्टा टेट्राहेड्रल और 0.0 डेल्टा टेट्राहेड्रल। इसका मतलब हमें पता चल गया कि अगर हमारा कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन है, चाहे वो ऑक्टाहेड्रल हो या टेट्राहेड्रल, पेयरिंग एनर्जी नहीं आएगी CFSE में। अगर वो लो स्पिन है, ऑक्टाहेड्रल लो स्पिन, तो D4, 5, 6, 7 इतने में ही पेयरिंग एनर्जी आएगी, बाकी में नहीं आएगी। और अगर हमारा कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन है तो हाफ फिल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन और फुली फिल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के लिए CFSE ऑलवेज 0 आएगी। तो इसलिए लिख सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल हाई स्पिन एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऑलवेज CFSE 0.0 डेल्टा टेट्राहेड्रल होती है। पर ये स्टेटमेंट है वो लो स्पिन के लिए सही नहीं है। और अगर आपको ये डेल्टा टेट्राहेड्रल है, डेल्टा टेट्राहेड्रल, उसे डेल्टा ऑक्टाहेड्रल में कन्वर्ट करना है तो ये 4/9 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल होता है, या तो आगे चल के पता चलेगा। डेल्टा टेट्राहेड्रल इज इक्वल टू 0.45 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल होता है। तो आपको कभी कभी दोनों की डेल्टा टेट्राहेड्रल को डेल्टा ऑक्टाहेड्रल में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही वैल्यू याद रख सकते हैं। कैसे देखते, यहाँ पर CFSE आपको उस और कॉलम बनानी है, CFSE इन डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। इस फॉर्मूला से आप कन्वर्ट करेंगे तो ये आंसर आएंगे -0.27 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। इसका कन्वर्जन ऑक्टाहेड्रल में किया, इसका आएगा -0.54 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, इसका -0.36 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, -0.18 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, 0.0 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, फिर से वही रिपीट करना है, -0.27 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, -0.54 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, -0.36 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, -0.818 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल और 0.0 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। ये सभी वैल्यू जो टेट्राहेड्रल में थी, डेल्टा टेट्राहेड्रल में, उसका कन्वर्जन हमने कर दिया डेल्टा ऑक्टाहेड्रल में। कैसे, तो ये रहा फॉर्मूला, डेल्टा टेट्राहेड्रल इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। ऐसे आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं या कन्वर्ट भी कर सकते हैं।